गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं यश। तो दोस्तों आपको पता होगा कि पिछले एक दो दिन से जिस तरह से गतिरोध जारी बना हुआ है संसद के अंदर कुछ विधेयक को लेकर, तो उसी के बारे में आज हम बातचीत करेंगे। जिस प्रकार से कल कुछ सांसदों के द्वारा राज्यसभा में विधेयक की प्रतियां फाड़ी गईं, संसद को अपमानित किया गया, मतलब पूरी तरह से मर्यादाओं को ताक पर रख कर जिस तरह से हंगामा किया गया, वो कहीं ना कहीं यह महसूस हो रहा था कि ये संसद नहीं है, कोई ठेला मेला की बाज़ार हो। तो जब तक आप ऐसे जनप्रतिनिधियों का चुनाव करके उस जगह पर भेजेंगे तब तक यही हाल होगा, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि ये हमारे अधिकारों, सम्मानों, ज़रूरतों के लिए आवाज़ उठाएंगे वहाँ संसद में, पर ये दल बदल वाला काम करते हैं। चंद पैसों पर बिक कर विरोध प्रदर्शन करने लगते हैं, किसी के फेवर में चले जाते हैं तो किसी के विरोध में चले जाते हैं। सारी चीज़ें आप जानते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कृषि उत्थान के नए पायदान पर जो देश चल रहा है और जिसे लिखा है खुद हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने। ठीक है, चलते हैं आगे। कृषि से जुड़े दो विधेयकों को संसद के दोनों सदनों की मंजूरी के साथ ही हमने एक ऐतिहासिक पड़ाव पार कर लिया। हमने किसानों को उद्यमी बनाने, उनकी आमदनी बढ़ाने और उनके जीवन की गुणवत्ता सुधारने की दिशा एक जरूरी कदम बढ़ाया है। इससे वैश्विक बाजार में भारत की स्थिति मजबूत होने के साथ ही आत्मनिर्भर कृषि की राह भी खुलेगी। यह बीते 6 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सक्षम नेतृत्व में सरकार के दृढ़ संकल्प एवं समर्पण का परिणाम है। इन विधेयकों का पारित होना भारतीय कृषि के लिए ऐतिहासिक दिन है। भारतीय कृषि की वास्तविक संभावनाओं को साकार करने के लिए मैं पीएम मोदी के विजन की सराहना करता हूं। साथ ही संसद में इन विधेयकों की बारीकियों को बढ़िया ढंग से समझाने के लिए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को बधाई देता हूं। बीते कुछ वर्षों में हमारी सरकार ने किसानों और कृषि हित में कई साहसिक फैसले किए हैं, जैसे 6,685 करोड़ रुपए की लागत से 10,000 एफपीओ यानी किसान उत्पाद संगठन गठित किए जाएंगे। ये एफपीओ किसानों को स्वयं सक्षम समूहों में तब्दील करेंगे। इससे किसानों की बाजार वित्त और उत्पादन तकनीकों का तबीयत नहीं सही है मित्रों तक पहुंच बढ़ेगी। इसी तरह 1 लाख करोड़ रुपए की लागत वाला कृषि अवसंरचना को सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियां और कटाई उपरांत प्रबंधन से जुड़े बुनियादी ढांचे का निर्माण करेगा। ये सारी चीज़ें आपने देखा है अभी। तो दोस्तों आपको बता दें, वास्तविकता ये है, जो प्रबंधन की बात यहाँ पे की जा रही है, जो स्टोरेज कैपेसिटी की बात की जा रही है, हमारे देश में लाखों टन अनाज ऐसे पड़े के पड़े सड़ जाते हैं चूहों या फिर कह सकते हैं अन्य जंगली जानवर या घरेलू जानवरों के माध्यम से उनका पूरी तरह से नुकसान किया जा रहा है। और ये बात स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी तरह से जानती है। बस ये किसानों को झूठा आश्वासन, प्रलोभन देती है कि नहीं इस बार सरकार आएगी तो हम जो आलू का स्टोरेज है उसे बढ़ाएंगे, धान का स्टोरेज बढ़ाएंगे, फलाने का स्टोरेज बढ़ाएंगे, प्याज का बढ़ाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं होता। अभी आपको पता होगा इलाहाबाद में अतीक अहमद देखा है, बहुत बड़े कह सकते हैं राजनीतिक भी हैं और बाहुबली टाइप, गुंडे टाइप के हैं, नेता भी रह चुके हैं वो। अब उनको ये बताइए मुझे, उनका 27,000 बोरे थे चावल या गेहूं के, उसे प्रशासन के द्वारा अन्य स्टोरेज में पहुंचाकर पूरी तरह से जो स्टोरेज क्षमता बनाई गई थी उसको ढा दिया गया है। मतलब ये शासन प्रशासन चाहता तो उसे यूटिलाइज कर सकता था। यदि वो अवैध ज़मीन पे उसका निर्माण किया गया है तो उसे अपने संपत्ति में स्टेट गवर्नमेंट को अटैच करने के बाद उसमें कुछ अलग रास्ता निकाल सकती थी। पर दोस्तों आप देख सकते हैं आपसी खुंदस के चक्कर में किस प्रकार के से आम जन लोगों का नुकसान हो रहा है और किया जा रहा है। तो ये बातें जो लोग कुछ लोग कर रहे हैं, ज़मीन पे आप आइए क्या क्षमता है। मतलब यदि आप एक बोरा जो है कि स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज में अपना आलू रखते हैं तो उसका इतना ज़्यादा दाम ले रहे हैं कि एक किसान को
वो जो लागत है वो ज़्यादा पड़ जा रही है। तो क्या किसानों को आप फ्री ऑफ कॉस्ट में नहीं बनवा सकते हैं? मात्र जो बड़े बड़े कारपोरेट घराने के लोग हैं उन्हें तमाम तरह की सहूलियतें देंगे, रियायतें देंगे। क्या किसान उस श्रेणी में नहीं आता है? किसान आपको वोट नहीं करता? किसानों के अधिकार, सम्मान और उसके जीविकोपार्जन की रक्षा करनी क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है? नहीं है, बस चल रही हैं। मैं सराहना करता हूँ आपके कार्यों का पर मैं ये भी आपको वादा दिला दूँ दोस्तों, ऐसे तमाम तरह के जो आए दिन एक से एक विधेयक पास किए जा रहे हैं, उसे कानून बनाया जा रहा है। जब तक वो ज़मीनी स्तर पे नहीं आएगा तब तक उसका निवारण नहीं होगा। बस एक चीज़ आप अपने दिमाग में सोचिए, जो एमएसपी की बात करते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, उसके बारे में तमाम तरह की बातें हो रही थी। बहुत अच्छा है, जब ये इम्प्लीमेंट होगा तो एक नया अवसर, एक नई चुनौती के साथ किसान अपने आप को खड़ा करेंगे, ऐसी बातें हो रही थी। पर आज देख सकते हैं किस प्रकार लोगों के द्वारा उसका शोषण किया जा रहा है, दोहन किया जा रहा है। उसी एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस का तो कौन आया? तमाम तरह के कानून बनाए गए हैं, कौन पकड़ा गया? तो यही सारी चीज़ें हैं। कोई पकड़ा भी जाता है तो पैसे के बल पे साठ-गांठ हो जाती है। ये जब तक सारी चीज़ें रहेंगी, हमारे देश का जो किसानों मरता रहेगा। पहले कुछ यार ऐसा करो ना कि जो कानून है पहले से जो अस्तित्व में हो उस पर थोड़ा अमल करिए, उसको प्रभावशाली बनाइए, उसको सख्ती के साथ लोगों को पालन करने के लिए कहिए, एक नया गाइडलाइंस निकालिए, निर्देश दीजिए। ये आवश्यकता है। वही आप काम कर रहे हैं कि हमारे देश के ज़्यादातर जो रेलवे परियोजनाएं हैं, जो रेलवे ट्रैक है, पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं, तहस नहस हो गए हैं। आए दिन किस प्रकार से ट्रेन जो है पटरी से उतर कर खाड़ी में चली जाती है तो खेत में चली जाती है। तो सबसे पहली प्राथमिकता जो हमारे देश के सर्वोच्च पदों पर बैठे नेतागणों की ये है कि आप पहले उन तमाम बुनियादी चीज़ों को दुरुस्त करिए, फिर हमें बुलेट ट्रेन की आवश्यकता नहीं होगी। बुलेट ट्रेन तो एक क्षेत्र विशेष के लिए आप चला रहे हैं, पर दोस्तों ये जो ट्रेनें हैं पूरे भारत में एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य तक लोग, गरीब से अमीर, सारे लोग उससे परिवहन करना है। तो पहले इसके बारे में सोचना चाहिए। राष्ट्रीय कृषि नीति का लक्ष्य है कि 2022 तक कृषि निर्यात को दुगना बढ़ाकर $60 अरब तक किया जाए। पीएम किसान योजना के जरिए किसानों को 90,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उपलब्ध कराई गई है। किसानों को आजीविका की सुरक्षा देने में इसने अहम भूमिका निभाई है। इसी कड़ी में कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य एवं सरलीकरण विधेयक 2020 और कृषक कीमत आश्वासन एवं कृषि सेवा करार विधेयक 2020 को आगे बढ़ाया गया है। इनसे न केवल किसानों को मदद मिलेगी बल्कि उपभोक्ता, थोक विक्रेता से लेकर उद्यमियों को भी लाभ पहुंचेगा। ये जो लिखा है कि सबको लाभ पहुंचेगा ना, मैं आपको आज लिख के दे रहा हूँ, सबको नहीं पहुंचेगा, मात्र बिचौलियों को पड़ेगा। जो सोर्स ऑफ क्रॉप है ना, जो मेन जरिया जो फसलों को उगा रहा है उसे बस वो जी पाएगा। और ऐसे दर बदर इधर उधर इनसे मांगेगा, उनसे मांगा सूद, भैया दे दो कुछ पैसा, कीटनाशक लेना, भैया दे दो कुछ पैसा, खाद लेना है, बीज लेना है, वो उसी में घिरा रह जाएगा। क्योंकि किसान इतना पढ़ा लिखा होता तो वो इस तरह लोग उसे ऋण के माध्यम से दाब नहीं देते हैं, उसका शोषण नहीं करते। तो यहाँ पे जिम्मेदारी बनती है जो पढ़ा लिखा समाज है, जो शासन प्रशासन है, वो उनको बारीकियों से गहन करे, उनके सुरक्षा अधिकारों की रक्षा करे। पर ये ऐसा नहीं हो रहा है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि नए कृषि सुधारों से किसानों की ज़मीन कंपनियों की भेंट चढ़ जाएगी। मैं ऐसे सभी लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। हमने इन अधिनियमों में कुछ ऐसे कड़े प्रावधान किए हैं ताकि किसानों के हित सुरक्षित रहें। एफपीओ किसानों की ही एक संस्था है, या किसानों को मोल भाव की ताकत देगी। सह्याद्री फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड भारत में कृषक उत्पादन संगठन की सबसे उम्दा मिसाल है। इसकी शुरुआत बेहद छोटे स्तर पर हुई थी, लेकिन आज ये अंगूर और कई अन्य फसलों के निर्यात के मामले में अग्रणी है। करीब 8,000 सीमांत किसान इस संगठन से जुड़े हुए हैं, जो हर सीजन में 16,000 टन से अधिक अंगूर निर्यात करते हैं। यह किसानों को एफएमसीजी कंपनियों के साथ जोड़ने में मदद करता है। तो ऐसा इसमें बताया गया, ऐसे तमाम तरह के संगठन बनाए गए थे, ऐसे तमाम तरह के प्लेटफॉर्म दिए गए किसानों को। और यहाँ पे एग्जांपल दिया कि जो फ्रूट्स हैं, ग्रेप्स, जो अंगूर हैं, उसमें किस तरह से किसानों की आय दुगना चौगुना हुई है। तो इसके आधार पे हमने उस चीज़ों का मूल्यांकन किया, तब जाकर हमने किसानों को ये जो योजना है इससे हमने जोड़ने का
एक योजना बनाई, उसके बाद इसको आधारशिला और कार्यान्वित करने की कोशिश की गई और वो चीज़ें हो गई हैं। इससे किसानों की आमदनी में इजाफा होता है। लोग पूछते हैं कि देश भर में सह्याद्री जैसी सैकड़ों संस्थाएं क्यों नहीं हैं। इसका जवाब वह प्रतिबंधात्मक ढांचा है जिसने कृषि में निवेश को पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं दिया। सुधारों के दम पर हमारे पास सफलता की ऐसी हजारों कहानियां होंगी। अध्यादेश जारी होने के बाद बीते 3-4 महीने के रुझान तो शुरुआत भर हैं। बाजार के साथ बेहतर जुड़ाव यह भी दिखाएगा कि हमारे किसान उत्पादन में क्या परिवर्तन करते हैं। लंबे समय से भारत गेहूं और धान सहित कई फसलों में आत्मनिर्भर हो गया है। इनमें हमारी स्थिति अधिशेष को ही हो गई है। बाजार की मांग और रुझानों की समग्र वृद्धि से किसान फसल में विविधता लाएंगे। उन्हें बाजार में ऊंचे दाम मिलेंगे। साथ ही देश की आयात पर निर्भरता की भी घटेगी। खाद्य तेलों के अपर्याप्त घरेलू उत्पादन के कारण भारत को फिलहाल $10 अरब के खाद्य तेलों का आयात करना पड़ता है। सरकार ने जिन सुधारों का आगाज किया है उनसे कृषि व्यवसायी किसानों से सीधी खरीद करने में सक्षम होंगे। तो आप देख सकते हैं अब बड़े बड़े लोग किसानों से सीधे उनकी उपज को खरीद सकते हैं। ऐसे में क्या है कि जो बिचौलिए होते थे वो पूरी तरह से हट जाएंगे। तो ऐसे में जो प्रॉफिट बिचौलियों को होता था वो सीधे प्रॉफिट होगा किसानों को। तो ये सोच अच्छी, पर ये ज़मीन पर आए तब ना, क्योंकि ऐसे तमाम तरह की योजनाएं पहले भी संसद में पेश की जा चुकी हैं, कानून बन चुका है, पर दोस्तों उसे किस प्रकार से कुछ लोगों के द्वारा उसे कंट्रोल किया जा रहा है, उसे नियंत्रित किया जा रहा है, आप लोग भी इस बात को जानते हैं। साथ ही निर्यात एवं खाद्य प्रसंस्करण की हिस्सेदारी बढ़ेगी और कृषि कारोबार को बिचौलियों और ढुलाई की दुश्वारी से मुक्ति मिलेगी। पंजाब, उत्तरी हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान इसके मिसाल हैं। यहाँ आलू का बीज उत्पादित करने वाले 1000 से अधिक किसानों ने ITC की सहायक कंपनी टेक्निको एग्री साइंसेज लिमिटेड के साथ करार किया। इससे जहाँ किसानों की उत्पादकता में 10 से 30% वृद्धि हुई, वहीं उन्होंने लागत पर 35% मार्जिन लाभ भी अर्जित किया। ऐसे तमाम उदाहरण हैं जहां कारोबारियों से करार कर किसानों की आय बढ़ने के साथ ही कृषि कारोबार का विस्तार हुआ। दुनिया के करीब 30 देशों में 300 से अधिक क्षेत्रों में स्टार्टअप्स में निवेश और रुझानों पर नज़र रखने वाले वैश्विक मंच ट्रैक्सन के अनुसार 2018 के बाद से भारतीय कृषि स्टार्टअप्स ने कृषि बाजार रसद और भंडारण में $15 करोड़ से अधिक की राशि जुटाई है। वहीं नैंसकॉम का मानना है कि एग्रीटेक स्टार्टअप्स द्वारा 2019 में $25 करोड़ से अधिक जुटाए गए हैं। वास्तव में कृषि प्रबंधन में नवाचार से उत्पादकता में सुधार आएगा। फसल की कटाई उपरांत प्रबंधन में सुधार से अपव्यय कम होगा। डिजिटल बाजारों में पहुंच बढ़ेगी और बाजार से जुड़ा होगा। सबसे उत्साहवर्धक चीज़ है कि बाजार सुधार कृषि क्षेत्र में निजी पूंजी निर्माण को बढ़ावा देंगे। तो देखिए जिस प्रकार से विरोध प्रदर्शन चल रहा है संसद के अंदर, और आपने कल देखा भी होगा न्यूज़ में, किस प्रकार से देश में जो शांति व्यवस्था जहाँ पे बनाई जाती है, जहाँ पे बड़े बड़े कानून, बड़े बड़े विधेयक पास किए जाते हैं, फिर कानून बनाए जाते हैं, संविधान संशोधन किए जाते हैं, ऐसे तमाम उच्च पदों पे बैठे विराजमानों का जो एक समूह है, वहाँ पे जिस तरह से कल खींचातानी की जा रही थी, ये महसूस हो रहा था कि हमारे जो देश का भविष्य गलत लोगों के हाथों में चला गया है। तो कभी कभार बड़ी बेचैनी होती है कि किसको आखिर चला गया है। इसके कारण, इसका जिम्मेदार आप और हम हैं, क्योंकि हम चंद राजनीतिक पार्टियों के लालच में आकर, क्षेत्र के लालच में, क्षेत्रीय चेहरा जिसे आप कहते हैं, भाषा के आधार पे, ठीक, पैसे के बल पर, आपसी फ़ायदे के बल पर जब हम वोट करते हैं तो वहीं हम अपने देश का भविष्य गर्त में ठेल देते हैं। यह सहयोगी क्षेत्र में नए रोजगार पैदा करेगी, जैसे लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर। लॉजिस्टिक सर्विस ये होता है दोस्तों, एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को पहुंचाना, वही लॉजिस्टिक सर्विस होता है। वेयर हाउस ऑपरेटर, प्रोसेसिंग यूनिट स्टाफ आदि। हम बहुत जन हितकारी कृषि कार्य भी देखेंगे, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे अब खरीद और विपणन के लिए FPO CO या प्रबंधन बनने की ख्वाहिश रख सकते हैं। कुल मिलाकर बाजार सुधार कई सामाजिक आर्थिक लाभ प्रदान करेगा, जैसे किसानों के लिए उच्च आय, नई नौकरियां, ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास आदि। भारतीय कृषि विकास के एक नए पायदान पर है।
एक ऐसा पायदान जिसे किसान, कारोबारी, सरकार और उपभोक्ता मिलकर बनाएंगे। सरकार के विभिन्न पहलों के जरिए हम इस राह पर आए हैं और 2 विधेयकों के पारित होने के बाद अब हम किसानों की आय दोगुनी करने, भारत को दुनिया की खाद्य टोकरी के रूप में विकसित करने और कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सार्थक आजीविका प्रदान करने के लिए अच्छी तरह से तैयार हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।